आज मैं फैट ऑयल और डिटर्जेंट जो आपके बीएससी पार्ट थर्ड में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यूनिट सेकंड में सेकंड चैप्टर है, यानी वसा, तेल और अपमार्जक। ये चैप्टर मैं आपके ले रहा हूँ। सबसे पहले इसमें वसा तेल की बात करेंगे, फिर इसमें साबुन और अपमार्जक की बात करेंगे। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि वसा व तेल का हमने लिखा है उच्चतर कार्बोक्सिलिक अम्ल के ग्लिसरॉल के साथ एस्टर ही वसा व तेल है। इन्हें ग्लिसरॉइड भी कहा जाता है। ग्लिसरॉल के सभी OH समूह क्रिया करने के कारण इन्हें ट्राइग्लिसराइड भी कहा जाता है। यानी क्या मतलब हुआ, जैसे अगर मान लो मैं अल्कोहल की करवाता हूँ, जैसे अल्कोहल की हमने रिएक्शन करवाई और किसके साथ करवाई, हमने एसिड के साथ रिएक्शन करवाई, ये मान लो एसिड। तो यहाँ पर एसिड का तो OH जाता है और अल्कोहल का H जाता है, और ऐसी स्थिति में जैसे अगर मान लो मैंने इसको R- लिख दिया, तो R-COOR, तो ये हमारे पास क्या बन गया, एस्टर बन गया। तो हम यहाँ कह रहे हैं कि हमने एसिड की करवाई किसके साथ, जैसे एसिड लिया और यहाँ पर ले लिया कौन सा, ग्लिसरॉल ले लिया, और ग्लिसरॉल लेने के बाद ये जो बना यहाँ पर, ये ट्राई एस्टर, मतलब 3 मॉलिक्यूल लिए, 3 मोल लिए यहाँ पर किसके, एसिड के, तो तीनों OH पर ये आ गया। अब यहाँ पर तीनों OH पर आ गया तो ये आपके बन गया ट्राईग्लिसराइड, तेल या वसा इसको कहेंगे। तेल या वसा कब कहेंगे, जबकि जो R है ये हायर फैटी एसिड हो। तो हमने लिखा है उच्चतर कार्बोक्सिलिक अम्ल, यानी ये कार्बन की संख्या यहाँ पर बहुत अधिक हो, तब जाकर ये क्या बनेंगे, तेल या वसा बनेंगे। कितनी होगी वो भी हम आगे लेंगे। यदि अम्ल संतृप्त है, यानी अगर ये हमने लिया, ये जो एल्केन लिया है ये सैचुरेटेड है, यानी एल्केन ही है एक तरह से, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, तो वसा बनेगी। लेकिन अगर एल्केन की जगह एल्कीन पार्ट आ गया, यानी ये डबल बॉन्ड आ गया, तो ये जो कक्ष ताप पर क्या होगा, तो ये क्या हो जाएगा, यानी हमने यहाँ लिखा है यदि अम्ल असंतृप्त है तो तेल बनता है। यदि यदि अम्ल संतृप्त है तो वसा बनती है। संतृप्त का मतलब एल्किल ग्रुप में कोई डबल बॉन्ड नहीं है, या एल्किल ग्रुप ही हम कहेंगे, तो कक्ष ताप पर ठोस है। और यदि अम्ल असंतृप्त है, यानी डबल बॉन्ड द्विबंध उपस्थित है, तो वह तेल बनता है और वो कक्ष ताप पर द्रव है, यानी एल्किन पार्ट हमने यहाँ ले लिया। इसी प्रकार हमने कहा यदि अम्ल एक समान है, यानी एक ही जैसे है, ये सारे के सारे R जो है 3 हमने लिए, तीनों की तीनों एक है, तो ये बनेंगे सरल ग्लिसराइड बनेंगे, सिंपल ग्लिसराइड। और यदि अम्ल यहाँ पर क्या हमने ले लिया, भिन्न ले लिए, यानी ये R 3 मोल जो हमने लिए, उसमें जो ये एसिड है वो तीनों अलग अलग प्रकार के या दो एक जैसे, और तीसरा भिन्न ले लिया, तो ऐसे में मिश्रित ग्लिसराइड बनते हैं। अब हमने यहाँ पर एग्जाम्पल लिया सबसे पहले ये वाला, ये हमने कहा ग्लिसरॉल ट्राई स्टीरेट। यहाँ पर हमने क्या करा है, यहाँ हमने कहा है कार्बन की संख्या कितनी है, ये हो गए 16 और 1 17, ये बराबर है। तो 16 17 17 हमने ले लिए, यानी यहाँ पर C17 वाला लिया, तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, तो इस 17 कार्बन इस तरह से जिगजैग फॉर्म में आपस में अटैच्ड हो जाते हैं। और ये हमने किस प्रकार का लिया, ये संतृप्त वाला एग्जाम्पल लिया, क्यों, क्योंकि इसमें कोई भी डबल बॉन्ड नहीं है। अब जिगजैग होने के कारण क्या होता है, आसानी से इनकी पैकिंग हो जाती है। जैसे अगर मान लो कोई संरचना इस तरह से जिगजैग है, तो हम कहते हैं जिगजैग है, तो इनमें पैकिंग की संभावना क्या रहेगी, आसान रहेगी, ये पास पास इनकी पैकिंग हो जाएगी। और क्लोजेस्ट पैकिंग होने से क्या हो जाएगा, ये संरचना ठोस स्ट्रक्चर का निर्माण करेगी। तो हमने कहा यदि ट्राइग्लिसराइड संतृप्त अम्ल से बना है तो इसकी जिगजैग संरचना आसानी से ठोस के रूप में पैक हो जाती है। अब हम कहते हैं कि अगर हम मान लो हमने ले लिया मैंने भी आपको क्या कहा था, यानी वो एल्किल पार्ट जो R पार्ट है उसमें डबल बॉन्ड उपस्थित है, तो हमने ले लिया ग्लिसरॉल ट्राईओलिएट, ये हमने लिखा है, ये इस तरह से वापस हमने लिखा है। यहाँ पर कितने हो गए, 7 7 14 15 16 17, यानी कार्बन तो यहाँ पर भी 7, ये जो कार्बन है वो तो यहाँ पर भी 17 ही है, ये इस तरह से। लेकिन अब यहाँ पर क्या है, डबल बॉन्ड है, तो ऐसे में ये जिगजैग संरचना तो है, लेकिन ये बीच में इसकी वजह से ये जो इस प्रकार से संरचना ये डिस्टर्ब हो जाती है और इनकी क्लोजेस्ट पैकिंग नहीं हो पाती। जिगजैग में हमेशा क्लोजेस्ट पैकिंग आराम से होती है, और लेकिन अगर मान लो आपके इस तरह से स्ट्रक्चर आ गए, तो अब इस तरह के बीच में स्ट्रक्चर आ गए, तो इसमें पैकिंग नहीं हो सकती, या तो यूँ हो, ये आपस में यूँ कंबाइन हो नहीं सकते। तो इस प्रकार से हम इसको समझ सकते हैं। तो ये पैकिंग
आसान होती है कौन से वाली केस में, जबकि वो संतृप्त होता है और संतृप्त होने की वजह से वो ठोस होता है, पैकिंग मजबूत होने की वजह से। और यहाँ पर पैकिंग मजबूत नहीं होती, तो ऐसी स्थिति में ये द्रव अवस्था में रहते हैं। तो यदि असंतृप्त अम्लों से ट्राइग्लिसराइड बन रहा है तो निकटतम पैकिंग नहीं हो पाती, अतः यह द्रव अवस्था में रहते हैं। एक एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूं, जैसे एल्कीन का ही एक एग्जाम्पल हम लेते हैं। ये हालांकि इससे रिलेटेड है पर आपको पैकिंग से रिलेटेड बताता हूं। जैसे हमने लिया, मान लो एल्कीन लिया, एक हमने लिया ट्रांस एल्कीन लिया और एक हमने लिया सिस एल्कीन। तो हम ये कहते हैं कि जो ट्रांस एल्कीन है उसका मेल्टिंग पॉइंट जो होता है वो सिस एल्कीन से ज़्यादा होता है। उसका कारण भी यही होता है कि ट्रांस एल्कीन में ये क्या होती है, जिगजैग संरचना होती है और वो क्लोजेस्ट पैकिंग हो जाती है। लेकिन जो सिस एल्कीन होता है वो या तो यूं पैकिंग करे तो बीच का कितना ज़्यादा गैप हो गया, और या फिर वो यूं पैकिंग करे तो बीच में गैप हो गया। तो यहाँ पर ये निकटतम पैकिंग होती है ट्रांस एल्कीन में सिस एल्कीन की तुलना में। अतः यहाँ पर क्या होगा, ट्रांस एल्कीन का मेल्टिंग पॉइंट सिस एल्कीन की तुलना में अधिक होगा। तो सेम यहाँ पर भी हमने जो इस एग्जाम्पल में लिया है कि फैट जो होते हैं वो एल्किल ग्रुप वहाँ पर संतृप्त होता है, उनकी जिगजैग पैकिंग होती है, जिगजैग स्ट्रक्चर होती है, इसलिए पैकिंग भी क्लोजेस्ट होगी। जबकि जो अगर मान लो आपने तेल लिया तो जो वसा की जगह हमने तेल लिया, तो ऐसी स्थिति में वहाँ पर क्या होगा, जो पैकिंग होगी वो क्लोजेस्ट नहीं होगी। अब हम बात करते हैं ये सामान्य वसा अम्ल। अब हमने कहा कॉमन फैटी एसिड्स कौन से लेते हैं, हमने कहा ग्लिसरॉल कार्बोक्सिलिक अम्ल के साथ मिला तो ट्राइग्लिसराइड बना, यानी तेल या वसा का निर्माण हुआ, तेल या वसा बना। अब ये जो हम कहते हैं कि ये जो हमने लिया यहाँ पर वसा अम्ल लिया, वसा अम्ल कौन सा, यानी ये जो कार्बोक्सिलिक अम्ल कहा है ना, उच्चतर वसीय अम्ल या कार्बोक्सिलिक अम्ल। तो कार्बोक्सिलिक अम्ल जिनके पास वृद्ध श्रृंखला युक्त, संतृप्त या असंतृप्त कोई भी हो सकता है, नहीं डबल बॉन्ड वाला भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता, हाइड्रोकार्बन हो तो उसे वसीय अम्ल कहते हैं। तो ये वसीय अम्ल, ये वसीय अम्ल, इन अम्लों में कोई शाखाएं नहीं होती, अर्थात शाखा युक्त नहीं है, परंतु चक्रीय संरचना ज्ञात है। सामान्यतः प्रकृति में सभी वसीय अम्ल जो होते हैं वो सम संख्या के कार्बन रखते हैं, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। यानी हम ग्लिसरॉल की बात नहीं कर रहे, ग्लिसरॉल तो हमें स्ट्रक्चर पता ही, हम कार्बोक्सिलिक अम्ल की बात कर रहे हैं। जैसे हमने यहाँ C17 वाले लिए, तो क्या एक ही प्रकार के हैं या कुछ अन्य भी है, वो हम आगे बात कर रहे हैं। तो अब हम कहते हैं पहले संतृप्त के हमने एग्जाम्पल लिए, जैसे हमने कहा पोमेटिक अम्ल, ये स्टेरिक अम्ल और मिरिस्टिक अम्ल। तो ये हमने अभी पिछले में एग्जाम्पल लिया था, ये जो लिया स्टेरिएट यानी C17 वाला लिया, ये रहा C17, और यहाँ पर ये 35 वाला, C17 हो गए, कार्बन तो 17 हो गए, और दूसरा कितना हो गया, ये 16 × 2 यानी 32 और 3 यानी 35, ये रहा C17F35COOH, ये स्टेरिक अम्ल हमने लिया। ऐसी पोमेटिक भी ले सकते हैं इसकी जगह, तो C15F31 हो जाएगा। ऐसी मिरिस्टिक ले सकते हैं, C13F27 हो जाएगा, COH हो गया। ये इनके स्रोत लिखे कि पोमेटिक कहाँ मिलता है, गाय, सुअर, भेड़ की चर्बी, मक्खन आदि में। स्टेरिक कहाँ मिलता है, जानवरों की चर्बी, मक्खन, तेल में। मिरिस्टिक कहाँ मिलता है, सुअर की चर्बी, मक्खन व नारियल तेल में। इसी प्रकार हमने लिए यहाँ पर तीसरे तरह का एग्जाम्पल, ये रहा। यहाँ हम कहते हैं कि अगर असंतृप्त हम लेते हैं, असंतृप्त लेते हैं, ये इस तरह से, मैं एक बार ये यहाँ रख देता हूँ। यदि हम असंतृप्त लेते हैं तो असंतृप्त लेने पर हमें अब किस तरह से मिलेगा। तो असंतृप्त अगर हमने लिया, जैसे हमने लिया ये सिस ओलिक एसिड, सिस ओलिक एसिड में हम क्या देख रहे हैं यहाँ पर कि ये C17F33 लिया, यानी हमने C35 वाला नहीं लेकर हमने कौन सा ले लिया, यानी C17F33। और ये जो इसका ट्रांस होता है वो तो प्रकृति में मिलता ही नहीं है, जबकि ये सिस वाली हमने फॉर्म ली है, ये सॉरी सिस वाली फॉर्म। इसी तरह से ये वाला लिनोलिक अम्ल, अलसी का तेल जो है, वो भी हम इसमें एक एग्जाम्पल ले सकते हैं। यहाँ पर दूसरा एग्जाम्पल हो गया, ये सिस ओलिक अम्ल हो गया, ट्रांस मिलता नहीं है, और दूसरा ये हमने ले लिया। अब ये जो ओलिक अम्ल वाला जो अभी हमने लिया था, ये भी एग्जाम्पल मैंने अभी आपको बताया, ये रहा, ये हमने कहा था ग्लिसरॉल ट्राइओलिएट, जिसमें हमने लिया था C17 और H33, ये H33 ये हमने लिया था, ये रहा C17। यहाँ पर ये वाला जो है 7 14 कार्बन, 15 16 17, C17 हो गया।
और S33 हो गया, क्योंकि ये 2 हाइड्रोजन वो डबल बॉन्ड में इस तरह से निकल गए। तो ये आपके आ गया, ये रहा 7, 7, 14, 15, 16, 17, ये हो गया। और COH को तो हम वैसे भी इसमें अलग आ जाएगा वो ग्रुप में। अब आ गया, अब ये चक्रीय संरचना युक्त वसीय अम्ल। अब मैंने आपको कहा था कि जो वसीय अम्ल होते हैं वो क्या हो सकते हैं, उनमें शाखाएं नहीं होगी, यानी ब्रांच नहीं होंगे, लेकिन वो साइक्लिक हो सकते हैं। तो ये साइक्लिक के भी हमने एग्जाम्पल हमें याद रखने पड़ेंगे। अब हमने इसके बाद कहा था कि ये पहला तो हमने एक बात कही थी कि ये वसा हो सकती है, जबकि जो एल्किल ग्रुप है वो कैसे हो, एल्किल ग्रुप क्या हो, यहाँ पर अगर संतृप्त हो तो वसा होगी, एल्किल ग्रुप अगर यहाँ पर यानी अम्ल एक तरह से जो असंतृप्त हो तो वो तेल होगा। अब हम कहते हैं कि यदि एक समान हो तो वो सरल वसा या सरल ग्लिसराइड बनेंगे। तो हमने कहा ये रहा C15H31 हमने लिया, C15H31, C15H31, ये इस तरह से, ऐसे C17H35, और ये C17, तो ट्राईपोमेटिन हो गया ये। ऐसे ही यहाँ पर हो गया ट्राई स्टीरेन हो गया। लेकिन यहाँ पर हमने क्या कर दिया, 15 वाला भी ले लिया हमने, और 17 वाला भी हमने ले लिया। 17 वाला हमने कौन सा लिया, 17 वाला ये वाला हमने लिया, C17H33। तो हम इसको क्या बोलेंगे, अल्फा पोमिटो। ये अल्फा बोल दिया यहाँ पर, अल्फा पोमिटो। पोमिटो किस में हो गया, 15 वाला। और ये दोनों कौन से हो गए, ये दोनों कौन से हो गए, ये वाले यानी ओलिक वाले, अल्फा डैश बीटा और डाई ओलिन। इसी प्रकार से यहाँ पर हमने ले लिया, ये रहा C17H33 वाला, ये रहा C17H33, और C15H31, C15H31, फिर C17H35 यानी C17H35, 3 का हमने ले लिया। तो हमने कह दिया ओलियो पोमिटो स्टीरिन। तो इस प्रकार से इसे बोलेंगे मिक्स्ड, ये फैट के एग्जाम्पल है। हम यूँ कह सकते हैं मिक्स्ड ग्लिसराइड के एग्जाम्पल है, ये सिंपल ग्लिसराइड के एग्जाम्पल है। सही शब्द रहेगा कि हम इसे बोलेंगे सरल ग्लिसराइड, और यहाँ पर आ जाएगा मिश्रित ग्लिसराइड। अब इसमें हमने कहा है तेल वसा की जो रासायनिक गुणधर्म है, यानी हम उनमें देख रहे हैं कि वो रिएक्शन किस प्रकार से दर्शाते हैं। तो एक सिंपल पहला तो हमने लिया एस्टर का, जब हम जल अपघटन करते हैं, मान लो हमने एस्टर का जल अपघटन करा, तो वाटर से करवाई हमने, तो क्या बनेगा RCOOH प्लस R-OH। तो एस्टर का जल अपघटन करने पर हमें क्या मिल जाता है, एसिड मिल जाता है और एल्कोहल। तो हमने यहाँ पर भी जल अपघटन जब करवाया तो हमें क्या मिल गया, वही एसिड मिला, यहाँ पर भी ये रहा एसिड, और साथ ही हमें क्या मिल गया, एल्कोहल, यानी एक ग्लिसरॉल आ गया। इसी प्रकार अगर मान लो RCOR- की मैं NaOH से करवा देता हूँ तो उसे बोलते हैं साबुनीकरण। तो RCOONA बनेगा, प्लस हमारे पास क्या बन गया R-OH। तो वही वापस से यानी R-OH तो कौन सा हो गया, ग्लिसरॉल बन गया हमारा, और साथ ही ये हमारा बन गया सोडियम स्टेरेट। ये रहा इस तरह से। हाइड्रोजनी अपघटन पर क्या होता है, यानी हाइड्रोजन की उपस्थिति में टूटना। तो ये हमें पता ही है कि अगर मान लो मैंने एस्टर लिया और उसका हाइड्रोजनीकरण करवाया तो ये यहाँ से इस तरह से टूट गया। तो ये आपके CH2OH CH2OH CH2OH, और साथ में बन गया C17H35 CH2OH, यानी दोनों तरफ अल्कोहल का निर्माण हो गया। यानी जैसे मैं एस्टर की मान लो वही वापस से करवाता हूँ, तो हमारा अगर हाइड्रोजनी अपघटन करवाया तो हमने क्या करा, R, ये हमने एक तो ले लिया CH2OH और एक लिया R-OH, यानी ये तो हो गया R-OH। तो ये तो हमने कह दिया ये OH वाला आ गया, और ये वाला आ गया RCH2OH। ये रहा। एक होता है, एक तो हमने लिया क्योंकि इन दोनों में डिफरेंस पूछा जाता है। एक तो हाइड्रोजनी अपघटन, यानी हाइड्रोजन की उपस्थिति में टूटना एक तरह से, और दूसरा है हाइड्रोजनीकरण यानी हाइड्रोजिनेशन। ये तो है हाइड्रोजनोलिसिस, और ये हाइड्रोजिनेशन। हाइड्रोजिनेशन का मतलब होता है अगर उसमें डबल बॉन्ड है तो हाइड्रोजन जुड़ना। जैसे एल्कीन में अगर मान लो हम करवा रहे हैं H2 से, तो ये एल्कीन में क्या हो जाएगा, ये एल्कीन में हाइड्रोजन जुड़ जाएगा, ये इस तरह से जुड़ना, इसको बोलते हैं हाइड्रोजनीकरण। तो ये C17H33 वाला, C17H33 मैंने आपको बताया था ये अनसेचुरेटेड में आता है। C17H33 ये अनसेचुरेटेड में, यानी डबल बॉन्ड इसमें उपस्थित है। तो यहाँ पर अगर हाइड्रोजन जुड़ गया तो ये बनेगा ग्लिसरॉल ट्राई स्टीरेट। ये ओलिएट की जगह क्या बनेगा, स्टीरेट। स्टीरेट कौन सा हो गया, यानी ये किस में बदल गया, ये एक तरह से स्टीरेट ये वाला, जिसमें कोई भी डबल बॉन्ड नहीं है, जो आपको मैंने अभी बताया था। तो ये
17H33 जिसमें डबल बॉन्ड है वो किस में बदल गया, C17H35 जिसमें कोई भी डबल बॉन्ड नहीं है। इसका मतलब तेल जो है वो घी में बदल गया, किसकी उपस्थिति में, निकल की उपस्थिति में, और इसे हम बोलते हैं तेलों का कठोरीकरण, हार्डनिंग ऑफ ऑयल। और अब हमने इसको कहा है कि कुछ तेल जो होते हैं वो वायु की उपस्थिति में भी कठोर हो जाते हैं, इन्हें सूखने वाले तेल कहा जाता है। और जैसे उदाहरण हमने लिया अलसी का तेल। आज के लिए हम इतना ही लेंगे, नेक्स्ट जो है टॉपिक वो अगली क्लास में लेंगे। आज थैंक यू।